गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे त्वरण समय ग्राफ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था। लास्ट जो वीडियो हमारी है उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ आज जो हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे वो होगा हमारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण समय ग्राफ, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ को हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। कह रहे हैं ग्राफ में ऊर्ध्वाधर अक्ष वस्तु के त्वरण को प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स कहने का तात्पर्य इसमें जो हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा वो त्वरण का यानी कि जो हमारी वाई एक्सिस होगी वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी और जो एक्स एक्सिस होगी वो हमारी टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। अभी तक हम लोग जो करते आ रहे थे, जैसे हम लोग वाई एक्सिस पे हम लोगों ने डिस्टेंस को लिया था, वेलोसिटी को लिया था। ओके, अब उसी तरीके से हम लोग वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन को लेंगे और जो हमारा टाइम होगा वो हमारा एक्स एक्सिस पर प्लॉट होगा। ओके, तो इसमें कह रहे हैं कि ग्राफ में जो ढलान की गणना है वो निम्न प्रकार से की जाती है। एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके ब्याह पे हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं कि जो उसका स्लोप बन रहा है, जो उसका ग्राफ जा रहा है वो किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो स्लोप है वो हम लोग मेज़र करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो मीन्स जो डेफिनेशन है वो कह रही है कि त्वरण समय ग्राफ किसे कहते हैं? ऐसा ग्राफ जो किसी वस्तु के, किसी ऑब्जेक्ट के त्वरण और समय के बीच प्लॉट किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा त्वरण समय ग्राफ कहलाता है। ओके, मीन्स ऐसा ग्राफ जिसमें क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, किन किन परिस्थितियों के बीच खींचा जा रहा हो, प्लॉट किया जा रहा हो, त्वरण और समय के बीच। जब इन दोनों पॉइंट पर प्लॉट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा त्वरण समय ग्राफ कहलाता है। ओके, अब जो ग्राफ में हमारी वाई एक्सिस है वो हमारी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को रिप्रेजेंट करेगी और जो हमारी एक्स एक्सिस है वो हमारी टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, इसमें एक फॉर्मूला लिखा हुआ है स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन टी। इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफ को। ग्राफ हमारा किस तरीके से प्लॉट होगा। नाउ अब इसमें देखेंगे हम लोग हमारा जो ग्राफ है पॉइंट वो कह रहा है त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ यानी कि ये हो गया एक्सेलरेशन और ये हो गया टी, यानी ए और टी के बीच हमको ग्राफ को प्लॉट करना है। तो अभी हमने बात करी कि वाई एक्सिस ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच तो इसमें वाई हमारा क्या हो गया? त्वरण, जिसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और ये हमारा टाइम हो गया, इसको हम लोग सेकंड से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब सपोज़ हमारा कोई इस तरीके से एक सिंपल रेखा में हमारा कोई ग्राफ प्लॉट हो रहा है जो कि हमारा T1 पॉइंट यहाँ पर है और जिसका T2 पॉइंट यहाँ पर है। ओके, तो ये उसका राइज हो जाएगा और ये उसका जो होगा, अगर हम लोग इसको इस पॉइंट पर मेज़र करते हैं, ये जो डार्क वाला पॉइंट है, ओके, यहाँ पर इसकी A1 एक्सेलरेशन 1 पर स्थिति और ये इसकी हो जाएगी एक्सेलरेशन 2, A1 और A2। तो ये जो हमारा हो जाएगा ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है स्लोप इज इक्वल टू, देखिए स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। जहाँ पर डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए है, डेल्टा ए मतलब A2 माइनस A1 और डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1, यानी कि इनके बीच का अंतर। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? स्लोप इज इक्वल डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा ए क्या मेज़र कर रहा है? A2 माइनस A1, जो हमारा A2 दिया हुआ है, A2 माइनस A1 त्वरण माइनस करना है और A2 माइनस A1 के बीच का डिफरेंस और T2 माइनस T1 दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, अब ये जो द स्लोप ऑफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज नोन एज द जर्क, ये जो हमारा स्लोप बनता है
स्लोप बनेगा हमारा, तो ये क्या कहलाता है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्क कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा स्लोप बनता है ये क्या कहलाता है, जर्क कहलाता है। एंड द स्लोप इज 0 देन द मोशन इज सेट टू बी हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर हमारा स्लोप, अगर स्लोप हमारा 0 आएगा, अगर स्लोप की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0, तो हमारा जो मोशन होगा वो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ गति हुई है, यानी कि जो उसका त्वरण था वो नियत रहा, ठीक है, नियत त्वरण, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एंड द सेकंड इज द एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी, और उसका जो जो एरिया होगा वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी उससे उस एरिया में भी कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगे। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इस तरीके से प्लॉट होता है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और पूछा गया है पेपर में बहुत बार, तो हम लोग को ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। न्यूटन के गति के नियम, ओके। न्यूटन के गति के नियम किसने दिए थे, उसमें नाम से ही मेंशन है कि सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। कब दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने सन 1686 यानी 1686 में गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। 3 नियमों को उन्होंने दिया, जिसमें कहा गति का प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सेकंड है हमारा गति का द्वितीय नियम यानी कि संवेग का नियम, और तृतीय है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि गति का तृतीय नियम, ओके। मीन्स जो फर्स्ट लॉ है हमारा क्या कहता है, गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके। तो ये हम लोग पढ़ेंगे तीनों नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक, और आया भी है इसमें क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गति का प्रथम नियम। अब गति का प्रथम नियम क्या कहता है, हम लोग स्टार्टिंग से छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th 9th से। तो गति का जो प्रथम नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled to change its state by the action of external force। मीन्स यदि कोई वस्तु हमारी विरामावस्था में है, रेस्ट मोशन में है, तो वह तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और अगर कोई वस्तु हमारी विरामावस्था में है, गति अवस्था में है, तो वह गति अवस्था में रहेगी, यानी कि अगर वो मोशन में है, चल रही है, तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बल आरोपित ना हो, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। भाई कोई पर्सन अगर साइकिल चला रहा है तो वो तब तक चलाता रहे जब तक उस पर क्या होगा, अगर वो गति अवस्था में चल रही है तो उस पर बाह्य बल हम लोग कैसे लगाते हैं, या तो कोई पर्सन उसको रोकने का प्रयास करता है, या तो हम लोग ब्रेक के माध्यम से उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, है ना भाई। ब्रेक के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसमें एक घर्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो क्या करता है, उसकी स्पीड को कम करता है और हमारी जो वस्तु होती है रुक जाती है। और अगर कोई हमारी साइकिल या कोई बाइक खड़ी है तो वो अपने आप तो खड़े खड़े चलने लगेगी, तो वो तब तक विरामावस्था में रहेगी, रेस्ट पोजीशन में अपनी रहेगी, तब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। हम उसको जब हटाते हैं, उठाते हैं, चलाते हैं, जब उस पर बाह्य बल लगा रहे हैं तभी क्या हो रहा है, तभी वो चल रही है, यानी कि अपने स्थान से हिल रही है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यानी कि इट इज़ आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है ये। इसके देखते हैं न्यूटन के प्रथम नियम के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। जैसे बस के अचानक चलने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। बस हो गई, ट्रेन हो गई। जब हमारी ट्रेन या बस स्टार्ट होती है, जब एक स्टार्ट करती है अपने मोशन को, अपनी गति को स्टार्ट करती है, चलती है, तो क्या करता है, जब ट्रेन चलती है हमारी या बस चलती है, तो क्या होता है, आदमी हल्का सा पीछे की ओर जाता है। बैठा तो रहता है वो, लेकिन थोड़ा अपने हल्का सा झटका लगता है तो पीछे की ओर जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि जो हमारा नीचे का हिस्सा है यानी कि पैर का, वो हमारा गति में आने का प्रयास करता है और ऊपर का हिस्सा हमारा
विराम अवस्था में रहने का प्रयास करता है। एक दोनों के जो जब दोनों हमारी स्थितियाँ मैच करती हैं तो हम क्या करते हैं, हल्का सा पीछे से हमको धक्का लगता है। ठीक है, तो ये है इसका अनुप्रयोग, इसका एप्लीकेशन है। हम लोगों का न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पर वर्क करता है, हम लोग को पता होना चाहिए, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है ये सब एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है, कोई खिलाड़ी ऊंची कूद देने से पहले बहुत तेज़ दौड़ता है। ओके, जब वह ऊंची कूद लेता है तो वो क्या करता है, बहुत लंबी बहुत तेज़ दौड़ते हुए आता है, देन वो ऊंची कूद लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें से धूल के कण अलग हो जाते हैं। हम लोग कंबल को जब साफ़ करते हैं तो क्या करते हैं, उसको डंडे से पीटते हैं। डंडे से पीटने पर क्या होते हैं, ऐसे आप हाथ से झाड़ोगे तो उसके क्या होंगे, कण नहीं हटेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो विराम अवस्था में रहते हैं। और जब हम उसको हिलाते हैं कंबल को या उसको जब डंडे से पीटते हैं तो उसके कण क्या करते हैं, अपनी विराम अवस्था को छोड़ते हैं, तब वो क्या करते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, पेड़ों की डाली को हिलाने पर फल नीचे गिर पड़ते हैं। अब पेड़ों की डाली को जब हम हिलाते हैं तो क्या होता है, पेड़ों की डाली को हिलाते हैं तो पेड़ उस पर जो फल लगा है वो क्या करता है, वो पहले तो विरामावस्था में था, फिर वो गति अवस्था में आने का प्रयास करता है। जब हम उसकी पेड़ को जब हम कस के हिला देते हैं तो वो क्या करता है, उसकी जो जिससे वो जुड़ा होता है तने से, तो वहाँ से वो अलग हो जाता है। उसकी जब वो अपने पूरे मोशन में पा जाता है, जब उसकी जो स्पीड होती है ज़्यादा तेज हो जाती है, तब वो वहाँ से टूटकर गिर जाता है। नेक्स्ट आता है, गतिमान वाहन के पहियों से जो कीचड़ स्पर्श रेखीय गति में गिरता है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है, जब हम लोग गतिमान वाहन के पहिए, जब हम लोग का गाड़ी चल रही होती है तो वो जब पीछे से जब उसके जब जैसे पानी हो गया या कुछ गंदगी हो गई, जब पानी पड़ता है, बरसात होती है, तो वो जो उससे जो कीचड़ निकलता है वो पीछे जो हमारे चल रहा होता है रेखीय गति में, रेखीय दिशा में गिरता है। मतलब जिस दिशा में वो चल रहा होता है उसी दिशा में गिरने का प्रयास करता है। ठीक है, इसीलिए जब गाड़ी चलती है तो देखिए जब बरसात में तो जो पीछे बैठा होता है व्यक्ति, उसके पीछे साइड पे या जो उसके जस्ट पीछे चल रहा होता है गाड़ी वाला, उस पर कुछ छींटे आ जाती हैं। तो यानी कि रेखीय दिशा में, उसी रेखा में, जिस रेखा में गति कर रहा होता है हमारा वाहन, हमारी गाड़ी, उसी दिशा में वो गिरता है। तो ये सब हमारे कुछ अनुप्रयोग थे, कुछ एप्लीकेशन थे न्यूटन के प्रथम नियम के, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग को पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा द्वितीय नियम यानी कि सेकंड लॉ। द्वितीय नियम यानी कि सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ क्या कह रहा है, सेकंड लॉ हमारा होता है, इसको अन्य नाम से जाना जाता है संवेग के नियम से। देखिए जैसा कि इसमें रिप्रेजेंट किया गया है संवेग के नियम से, गति का द्वितीय नियम। तो इसकी जो डेफिनेशन कहती है वो यह कहती है, किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की समय दर उस पर लगे नेट बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की समय की दर, ठीक है, उस पर लगे नेट बल के बराबर होती है। अर्थात यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कहें तो F इज इक्वल टू क्या होगा, dp/dt। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग होता है हमारा P। तो P का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। तो P की जगह mv रख देंगे तो m हमारा बाहर आ जाएगा, तो m dv/dt, m इज इक्वल टू a। यहाँ पर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। यहाँ a क्या है, dv/dt, बल की दिशा में वस्तु का त्वरण है। ओके, तो हम लोग इसको देख लेते हैं, सिंपल सा है। इसको जब हम डेफिनेशन राइट करेंगे तो डेफिनेशन के साथ साथ हमको इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे जब हम उसके साथ उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं, द्वितीय नियम। किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर यानी कि फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, और यहाँ पर हमारा p क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। वी नो दैट वस्तु का संवेग क्या होगा, p इज इक्वल टू mv। तो अब यहाँ पर p की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू dmv/dt। सो नाउ अब m यहाँ पर है तो m यहाँ पर आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा dv/dt। अब dv/dt क्या है, एक्सेलरेशन है वस्तु का,
यानी कि ए है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम है। यही हमारा हमको प्रूव करना था। ओके सो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए से कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हमारा फोर्स लग रहा है एफ, वो क्या होता है उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास m और वस्तु में बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें जो हमारा उसका मास है, उसके मास और उसमें बल के कारण उत्पन्न त्वरण यानी कि a, तो f इज इक्वल टू एम इंटू ए। जो क्या कह रहे, वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m और उसमें उपस्थित त्वरण यानी कि a के गुणनफल के बराबर होता है। हम लोग जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके मास के बराबर, भाई हम उसका जो द्रव्यमान है उस अगर वो भारी है तो हम उसी तरीके से अपना फोर्स लगाएंगे, और उसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा यानी कि जो त्वरण उसकी अपोजिट दिशा में उत्पन्न हो रहा होगा वो भी कुछ ना कुछ उस पर अपना फोर्स अप्लाई करेगा। तो जब उस पर अप्लाई करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक की जगह दो लोग उस वस्तु पर बल लगाएंगे, दो से नहीं होगा, तीन पर लगाएंगे, तो यानी कि उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है हमारे द्वारा लगाया गया बल। तो F इज इक्वल टू एम ए। हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं नियम को। अब कहते हैं गति का तृतीय नियम यानी कि थर्ड लॉ। ये कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और हम लोग छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं गति का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है, ओके, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर मीन्स फॉर एवरी एक्शन इज नेचर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो क्या करती है, विपरीत दिशा में लगाती है और इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को फॉलो करती है। उसमें हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे बंदूक से गोली का चलने पर, बंदूक से जब हमारी गोली चलती है तो उस बंदूक से गोली चलने पर बंदूकधारी यानी कि जो बंदूक चला रहा है पर्सन, ओके, उसको क्या करता है, बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है। वो पीछे की ओर क्या करती है, हटती है। जब बंदूक से गोली बाहर निकलती है तो वो जब गोली निकल रही है उस बंदूक से तो वो क्या करती है, वो उस बंदूक पर पीछे की ओर धक्का देती है जिससे बंदूकधारी थोड़ा सा पीछे हटता है। ओके, हमेशा ये हम लोगों ने देखा भी है, एग्जाम्पल हम लोग देखते भी हैं इसको। जब कोई बंदूकधारी बंदूक को चलाता है तो वो बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है तो बंदूकधारी जो यानी कि जो शूट कर रहा होता है उसको हल्का सा झटका लगता है। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है कि जब कोई नाविक यानी कि नाव चलाने वाला, जब कोई नाविक नाव से किनारे पर कूदता है, ओके, तो नाव पर पीछे की ओर बल लगता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कोई नाविक नाव पर है तो नाव वहाँ पर रुक गई, पानी के जो तट था कोने पर आकर। अब जब वो उससे कूद रहा है तो वो क्या होता है, तो वो पीछे की ओर, नाव पर पीछे की ओर जब वो पैर उठा के जब कूदता है तो वो क्या होता है, उस पैर के द्वारा क्या होता है, उस नाव पर भी क्या होता है, कुछ बल लगाया जाता है। तो जिससे क्या होता है, वो जो नाव होती है हमारी वो कुछ थोड़ा सा पीछे की ओर हटती है यानी कि पीछे की ओर चली जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, जब हम पानी में कूदते हैं यानी कोई पर्सन है अगर पानी में कूद रहा है तो हम तैरने के लिए अपने हाथ पैरों को चलाकर पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। यानी क्या है, जब चलाते हैं तो हम पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। पानी को पीछे ढकेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी कि वो पानी भी क्या करता है, हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है। हम पीछे की ओर लगा रहे हैं, अगर वो फोर्स ना लगाए तो हम लोग एक ही बार में हाथ मारें और आगे निकल जाएं, जहां हमको पहुंचना है पहुंच जाएं।
तो वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ा, जैसा वॉल्यूम होगा उसका, जैसा एरिया होगा, उसी तरीके से वो हमारे ऊपर भी फोर्स लगाएगा। हम लोग छोटे से तालाब में जाएंगे तो उस पर फोर्स कम होगा, हम लोग किसी और उससे कहीं समुंदर में जा रहे हैं, कूद गए हैं, तो उसका एक बड़ा एरिया है, तो उसमें जब हम लोग तैरेंगे या पानी को पीछे करेंगे तो हमको ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ एग्जाम्पल हमको समझना है कि कोई भी वस्तु अपने क्रिया के किसी भी वस्तु पर जब हम लोग बल आरोपित करते हैं वो भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल आरोपित करती है। ओके, तो सपोज हम लोग ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये तो हमारे जनरल एग्जांपल थे। एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, अगर कोई हमारी गाड़ी है और अगर कोई ट्रक है तो वो भी क्या करती है, वो भी हमारे जब हम उस पर धक्का लगाते हैं तो वो अपनी स्थिति में रहने का तो प्रयास करती है और हमारे ऊपर भी एक अलग बल लगाती है। ठीक है, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे गति के तृतीय नियम के। तो हम लोगों ने क्या देखा, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, तीनों ही नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों एक्सप्लेन करके पूछे गए हैं, तो ये हमको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है बल, यानी कि फोर्स। ओके, तो बल क्या कहता है, बल वह बाह्य कारक है, यानी कि फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है, एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है या ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था या विराम की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि बल एक ऐसा फैक्टर है, यानी फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था या विरामावस्था में परिवर्तन कर सकता है। कोई वस्तु हमारी चल रही है तो उसको रोक सकता है, और अगर कोई रुकी हुई वस्तु है तो उसको चला सकता है। ठीक है, तो बल क्या है, एक ऐसा बाह्य कारक है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु की गति स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सरल शब्दों में समझें तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उसकी जो गति की अवस्था होगी तो उसको क्या करेगा, तो उसमें भी चेंज कर देगा। अब उसके तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स देखते हैं। एक वस्तु धीमी गति से चल रही थी, हमने एक बाह्य फोर्स लगा दिया तो वो थोड़ी तेज हो गई, तो वहाँ पर सिचुएशन दूसरी है। यहाँ पर बात हो रही है विरामावस्था और गति अवस्था की। तो किसी वस्तु को अगर हमने धक्का दिया है, अगर हम लोग धक्का दे रहे हैं तो वो गति अवस्था में हो जाएगी, विरामावस्था में थी, और अगर गति अवस्था में है तो वो क्या हो जाएगी, अगर वो विरामावस्था में है तो वो गति अवस्था में हो जाएगी, और अगर गति अवस्था में तो विरामावस्था में हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो शून्य हो, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। अब ऐसे इसमें क्या होता है, संतुलित बल कि उस पर जितने भी बल लग रहे हैं किसी वस्तु पर, तो वो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो अगर शून्य आ रहा है तो वो शून्य किस परिस्थिति में आएगा, मीन्स कि वह वस्तु हमारी संतुलित है, तो वो क्या होगा, वो हमारा बल शून्य आएगा। ठीक है, वो परिणामी जो बल होगा उसका वो शून्य आएगा। नाउ इसी में हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या कहती है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है। अभी हम लोगों ने शून्य की बात की थी तो वो हमारा संतुलित बल था। अब ये हमारा परिणामी यानी कि रिजल्टेंट हमारा शून्य नहीं है, तो ऐसे बलों को हम लोग क्या करते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ओके, F = ma, जहाँ पर F क्या होता है, फोर्स, m हमारा द्रव्यमान मास, और a हमारा त्वरण है एक्सेलरेशन। तो इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट, तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में डाइन। ओके, तो ये सब चीज़ें इसके SI यूनिट भी हमको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यूज़ होती है हर जगह। तो बल हम लोगों ने पढ़ा कि बल क्या होता है, और संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का अगर परिणामी शून्य है तो वो हमारा संतुलित बल कहलाता है, और अगर हमारा परिणामी शून्य नहीं है तो वो असंतुलित बल कहलाता है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा छद्म बल, यानी काल्पनिक बल, स्यूडो फोर्स। ओके, स्यूडो फोर्स क्या कहता है, हमारा काल्पनिक बल है हमारा स्यूडो फोर्स।
एक छद्म बल या सूडो फोर्स एक ऐसा काल्पनिक बल होता है जो सभी द्रव्यमानों पर कार्य करता है, जिसकी गति को एक संदर्भ फ्रेम के और गैर जड़त्वीय फ्रेम का उपयोग करके वर्णित किया जाता है, जैसा कि घूर्णन गति को हम लोग जब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पर एक हम काल्पनिक बल का प्रयोग करते हैं। ओके, काल्पनिक बल को हम लोग लेते हैं जो उसकी गति के संदर्भ में और उसके जड़त्व के संबंध में है। ठीक है, क्या करता है, वर्णन कर उसको उसके जड़त्व को और उसकी गति को उसके संबंध के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो छद्म बल तब प्रभाव में आता है जब गैर त्वरित फ्रेम की तुलना में संदर्भ का फ्रेम त्वरण शुरू कर देता है। वो कब हमारा प्रभाव में आता है, कब एक्शन में आता है, जब हमारा जो गैर त्वरित फ्रेम है वो क्या होता है, वो उसके संदर्भ में त्वरण वाला जो फ्रेम होता है, जब यानी उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होने लगता है, तब हम इसको तब ये अपना प्रभाव में आता है, तब ये वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग बात करें तो उदाहरण से हम लोग इसको ज़्यादा क्लियर समझेंगे। यदि आप एक बस स्टॉप पर खड़े व्यक्ति को एक त्वरित कार से देखते हैं, मतलब एक चल रही कार से, जो हमारी गतिमान अवस्था में कार है, चल रही है, मोशन में है, उस कार से अगर आप उसके अंदर बैठे हैं तो बस स्टॉप पर खड़े व्यक्ति को देखते हैं अंदर से, तो वो इस बात पर जोर देता है कि कार पर एक बल लगा है और यह तेज हो रहा है। उस बस स्टॉप वाले व्यक्ति को क्या पता चल रहा है कि इस कार में एक ऐसा बल लग रहा है जिससे व्यक्ति आगे की ओर जा रहा है। यहाँ पर छद्म बल नहीं है, लेकिन यदि तेज रफ्तार कार के जो अंदर मौजूद व्यक्ति है, जो अंदर बैठा हुआ पर्सन है, और वो उस बस स्टॉप पर खड़े वाले व्यक्ति को देखता है, तो वो यह पाता है कि वह व्यक्ति कार के संबंध में तेजी से पीछे की ओर आगे मतलब बढ़ रहा है ना। वो कार के संबंध में तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ संदर्भ के गैर जड़त्वीय फ्रेम को संदर्भ के बराबर जड़त्वीय फ्रेम में बदलने के लिए एक छद्म बल की अवधारणा की आवश्यकता की जा रही है। आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग कार के अंदर या ट्रेन के अंदर बैठते हैं, ट्रेन के अंदर हम लोग बैठते हैं, तो जब ट्रेन चल रही होती है तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग उस जो सपोज़ बाहर कोई स्टेशन आया या कोई पर्सन खड़ा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उस काल्पनिक बल यानी कि जो हमारा स्यूडो फोर्स है उसकी कल्पना की जा रही है। वहाँ पर जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वह यह कल्पना करता है कि जो बाहर खड़ा व्यक्ति है या जो बाहर वस्तु है उसके संदर्भ में वह तेज़ी से बढ़ रहा है। हम उसको पीछे छोड़ते हुए क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कल्पना जो इंसान के जो कल्पना की जाती है, तो वही क्या होता है, हमारा एक काल्पनिक बल की कल्पना की जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं। एक कल्पना की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं, यानी कि काल्पनिक बल कहते हैं। ओके, कल्पना की जा रही है, हम लोग को इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। एक बार फिर से समझा देते हैं कि एक छद्म बल यानी कि एक स्यूडो फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक बल कहते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है किसमें, कि एक जो गति का संदर्भ होगा, ये एक मतलब एक मोशन के रिफरेंस में और एक एक्सेलरेशन के रिफरेंस में जब यह दोनों स्थितियां आ जाती हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि एक एग्जांपल के थ्रू समझा था, फिर से बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। यदि एक बस स्टॉप पर कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है और चलती हुई बस या चलती हुई गाड़ी में से गाड़ी को देख रहा है, तो उस चलती हुई कार को देख रहा है, तो वो यह मानता है कि वह इस बात पर जोर देता है कि कार पर क्या लगा हुआ है, कार पर एक बल लगा है और यह तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से आगे की ओर जा रहा है। जो बाहर खड़ा व्यक्ति है वो यह सोच रहा है। लेकिन स्यूडो फोर्स कहाँ पर अप्लाई होता है, कार के अंदर या ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो बाहर की वस्तु को यह पाता है, बाहर की वस्तु को देख रहा है और यह पाता है कि व्यक्ति कार के संबंध में तेज़ी से बढ़ रहा है। वो जो व्यक्ति बाहर खड़ा है उसके संदर्भ में वो आगे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और
बल, जबकि जो बाहर वाला व्यक्ति है वो वहीं पर स्थित है, लेकिन उसको एक काल्पनिक बल एक ऐसा फोर्स लग रहा है कि हम उसके संदर्भ में आगे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्यूडो फोर्स अप्लाई होता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक शॉर्ट नोट के माध्यम से पूछा जा सकता है इसका कॉन्सेप्ट, स्यूडो फोर्स क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आएगा क्वेश्चन जब भी आएगा। तो हमारा जो गति का नियम था, गति के तीनों नियम हमने आज पढ़े, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, एंग्स एंड स्यूडो फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है, यहाँ पर हम लोग उसको थोड़ा एक बड़े लेवल पर पढ़ेंगे कि उसमें क्या है और वह किस तरीके से वर्क करती है, वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। तो वर्क एनर्जी थोड़ा सा बताए थे। वर्क एनर्जी जो थ्योरम है यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय, यह कहती है किसी वस्तु पर लगे बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि वर्क डन बराबर चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कार्य ऊर्जा प्रमेय को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास।